तवील अरसा की मेहनत व मशक्क़त और मुसलसल कशीदाकारी के सबब कुदसिया की उंगलियां फिगार और बीनाई ख़त्म हो रही थी। वो भी क्या दिन थे जब वो अपने शौहर अख्तर के साथ सिख और सुकून की ज़िंदगी जी रही थी। अगरचे अख्तर मामूली मुलाजिम था लेकिन रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए घर में दौलत की रेल पेल नहीं थी। कम तनख्वाह में भी उनकी गुजर बसर चीन से हो रही। कुदसिया तो चीन सुकून से थी, मगर अख्तर दफ्तरी पर यशुनियों में घर रहता था। वो चौनक्का रिश्वत नहीं लेता था, इसलिए इसकी अपने अफसरान से नहीं बनती थी। बदकिस्मती से एक बार ऐसा अफसर भी आ गया जिसने इस जीना दाल शवार कर डाला, यहाँ तक कि इसे एक ऐसे झूठे केस में मुलव्वस करवा दिया गया कि जेल हो गए। बेगुनाह जेल जाने का अख्तर को सख्त सदमा हुआ। ब्लड प्रेशर का मरीज था ही, दिल का दौर है पढ़ने से इसका इंतकाल हो गया। कुदसिया शौहर के गम में निढाल थी, इसकी हंसती बसती दुनिया उजड़ गई थी। बच्चे छोटे थे और उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। वो लोगों के घरों में घरेलू काम काज करने लगी और वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसका बड़ा लड़का पढ़े लिख कर बरसर रोजगार हो गया। छोटे ने भी तालीम मुकम्मल कर ली तो स्कॉलरशिप पर मुल्क से बाहर चला गया। कुदसिया अब उम्र रसीद है और कमज़ोर हो चुकी थी। ब्लड प्रेशर की वजह से इसकी तबीयत दुरुस्त न रहती थी। बड़ा बेटा इसके पास था जो माँ का ख्याल रखता था। वो लायक और शरीफ नौजवान था, महल्ले भर में उसकी इज्जत थी। कुदसिया ने बहू लाने का जतन किया तो आसानी से इसे एक मुतवस्सित घराने से रिश्ता मिल गया और वो अपनी पसंद की बहू ब्याह लाने में सफल हो गई। नसीर दुल्हन खूबसूरत थी। वो अपनी दुल्हन को पाकर बहुत खुश था, मगर सोफिया खुश न थी क्योंकि शादी से पहले वो अपने महल्ले के एक नौजवान गिलरुख को पसंद करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे, मगर ये शादी क्यों न हो सकी कि सोफिया के वालिदैन गिलरुख को पसंद न करते थे। उन्होंने सोफिया को नसर से ब्याह दिया, जिसका रंज सोफिया और गिलरुख दोनों को था। नसीर एक सीधा सादा नौजवान था जो सुबह दफ्तर जाता तो शाम गए घर लौटा। सोफिया चंद दिन तो मगमूम मगर बासब्र रही, लेकिन वक्त के साथ गम की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ने लगी। वो अब अपने महबूब की जुदाई से बेचैन रहती और चुप चुप कर रोया करती। सास तकरीब अंधी थी, वो बहू के आंसू क्या देख पाती। इसकी इसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए सोफिया ने 2 बार गिलरुख से राब्ता कर लिया और अपने अफसाने को दोहराए जाने लगे। फिर इसका हौसला बढ़ा और इसने दिन में गिलरुख को घर में बिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे बेहतर और महफूज जगह और कोई ना थी। शौहर तो सुबह का गया शाम को आता था और सास अपने कमरे में पड़ी होती थी। बस वो अपने ही घर में गुलरुख से मिलने लगी। शौहर के दफ्तर चले जाने के बाद वो घर का दरवाज़ा खटखटाती। जब मुकर्रर वक्त पर उसका महबूब अंदर आ जाता, वो दरवाज़ा बंद कर लेती। सास अपने कमरे में दवा खाकर मुंह लपेट सो जाती। सोफिया और गुलरुख बेखौफ वक्त इकट्ठे बताते। नसीर के आने से कब्ल वो चला जाता। शुरू में महल्ले वालों ने कोई नोटिस ना लिया। जब ये रोज का मामूल हो गया तो महल्ले वालों का ताशक हुआ कि कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, रोज तो मिलने नहीं आता। सामने नईम का घर था जो नसीर का दोस्त भी था। इसकी मज्जिस तबीयत ने उकसाया कि खोजना चाहिए, ये बंदा कौन है जो रोज रोज नस्र की गैर मौजूदगी में उसके घर आता है और उसके दफ्तर से लौटने से पहले चला जाता है। नईम की बैठक नसीर के घर के दरवाजे के ऐन सामने थी। इसने कई रोज तक वहां से मुशाहिदा किया तो इसका शक यकीन में बदल किया। इसने नसीर को बता दिया कि दफ्तर चले जाने के बाद तुम्हारे घर एक शख्स आता है और तुम्हारे आने से पहले ही चला जाता है। इसकी बात सुनकर नसीर सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्त ने इसे समझाया कि फौरी तैश में आने की जरूरत नहीं, तुम पहले मामले की अच्छी तरह छानबीन कर लो। नसीर ने यह सोचकर खुद पर काबू रखा कि अपनी आंखों से देखने के बाद ही सोफिया से बाज पर्स करना चाहिए। अगले दिन वो घर से दफ्तर के लिए निकला और दोस्त की बैठक में छप कर बैठ गया। हसब मामूल गुलरुख आया और उसके घर के अंदर चला गया।
इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। अब नसीर 1 मिनट भी तवक्कुफ न कर सका और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने हम पूछा, कौन है? नसीर को मजबूर जवाब देना पड़ा कि मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। खिलाफ तवक्को शौहर की आवाज़ सानुकर सोफिया हैरत में पड़ गई। उसने गिलरुख को अकबी दीवार से गली में कूद जाने का इशारा किया, जहाँ दीवार के साथ ही चारपाई रखी थी। वो जल्दी से पिछली तरफ कूद गया। फिर सोफिया ने दरवाज़ा खोला और शौहर के चेहरे को बदला पाकर ठुनक गई, बताओ भी घर में कौन आया था? कोई भी नहीं, सोफिया ने जवाब दिया। तुमको वहम हुआ है। बीवी के जवाब की परवाह न करते हुए इसने सारे घर में घूम फिर कर देखा। वहां कोई न था। तभी इसकी नज़र दीवार के पास खड़ी हुई चारपाई पर पड़ी। कूद कर बाहर गया। जो कोई भी था चारपाई के सहारे दीवार पर से बाहर को कूद गया। इसको अपनी जल्दबाजी और हमाकत पर अफसोस हुआ। सोचा कि पहले किसी को घर की पिछली जानिब दीवार के पास खड़ा रहना चाहिए था, फिर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। सोफिया साफ मकर गई कि कोई भी नहीं आया था। तुमको शक हुआ है? गलती की मगर गुंजाइश नहीं थी, जबकि इसने एक शख्स को अपनी आंखों से घर के अंदर दाखिल होते देखा था। इस रोज तो नसीर दफ्तर चला गया। सोचा कि मैं इस औरत को रंगे हाथों पकड़ूंगा। लावा अंदर ही अंदर पकता रहा। बड़ी मुश्किल से इसने खुद पर काबू रखा हो। इतने हफ्ता गुजरा। एक दिन इसने फिर वही किया। वो सुबह दफ्तर जाने का कहकर घर से निकला, लेकिन दफ्तर नहीं गया, बल्कि दोस्त की बैठक में जाकर बैठ गया। दोस्त से कहा, निगरानी रखो, कोई आता नजर आए तुम घर के पिछवाड़े खड़े हो जाना, ताकि कोई पहले की तरह दीवार कूद कर ना भाग सके। उसने एक खंजर भी कोट की जेब में छुपा लिया और ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई। सोफिया तो इस दिन के बाद से बहुत मोहतात हो चुकी थी। उसने गिलरुज को मतला कर दिया था कि अब तुम यहाँ मत आना, बदकिस्मती है। इस दिन भी एक शख्स को नसीर ने अपने घर के अंदर जाते देखा। इसने महज इसकी पुश्त ही देखी थी। जो ही वो इसके घर में गया, ये भी दौड़कर घर की तरफ चला गया। इसकी बीवी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। नसीर ने दरवाज़ा खटखटाया तो जो नहीं बीवी ने दर खोला, वो इस पर पिल पड़ा। खंजर निकालकर इसका वही काम तमाम कर दिया। सोफिया की चीख पकार सुनकर वो शख्स कमरे से निकल आया, जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था। नसीर के सर पर तो जैसे खून सवार हो चुका था। उसने ये गौर ही नहीं किया कि ये कौन शख्स है, ना उसने कोई सवाल ही किया। बस इस पर खंजर से वार करने लगा, और जब 2-4 वार कर चुका तो इसको सूझ आ गई कि ये लड़का तो इसकी बीवी का मामू है, जो शादी के दिन भी उनके घर मौजूद था और जिसको वो एक बार पहले देख चुका है। जब तक इसका हाथ रुका, नौजवान फर्श पर गिर चुका था। खून इसके हाथों और शानों से बह रहा था, लेकिन अभी इसमें कुव्वत मौजूद थी और बेहोश नहीं हुआ था। इस अचानक हमला से हवास बाख्ता हो गया था। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ी सोफिया पर गई, जो खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। इसलिए वो भी बेहोश हो गया। इसके बाद नसीर खुद ही थाने चला गया, तमाम हालात बताए और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। अफसोस की बात यह है कि असल मुजरिम जो गुलुख था वो तो बच गया, मगर सोफिया का मामू बेचारा है, बेगुनाह मारा गया। वो अस्पताल ले जाते हुए ज्यादा खून बह जाने के सबब चल बसा। वाकया ये था कि इस रोज सोफिया की माँ की तबीयत खराब थी। उसने अपने सबसे छोटे भाई अहमर को भेजा था कि जाकर सोफिया को इसकी सास की इजाजत से ले आए। अहमर के तो वहम गुमान में न था कि वहां भांजी की दहलीज पर मोताज की मुंतजिर खड़ी है और भाई के मक्तल का सबब भी वही बने वाला है। शायद किस्मत में उसकी मौत इसी तरह लिखी गई थी। जी है कि शक एक बेलाग बिला है। ये एक ऐसी आंधी है जो दिमाग के चिराग को बुझा देती है।
नसीर के दिमाग का चिराग भी फौरी इश्तियाल से बुझ गया और वो शक में ऐसा अंधा हो गया कि गिलरुख और अहमर में तमीज़ न कर सका कि वो किसको मार रहा है। नसीर का भाई मुख से बाहर था। इसके केस की पैरवी करने वाला कोई न था। नईम ने काफ़ी साथ दिया मगर नसीर को जेल जाने से ना बचा सका क्योंकि उसने खुद थाने जाकर इकबाली बयान दिया था। नसीर को सज़ा हो गई। बूढ़ी माँ उसके गम में घर में तन्हा रह गई। एक बेटा परदेस में था तो दो सरा जेल में। कुदसिया को संभालने और देखने वाला कोई न था। नईम के घरवाले और हम पड़ोसी उसे संभालते और देखभाल करते थे। वो बेचारी तो बटिए के गम में बीमार पड़ी थी। अंधी होने की वजह से खाना भी खुद ना पकाती थी। सुबह का नाश्ता और खाना नईम की माँ देती थी और रात का हमारे घर से जाता था। नसीर को उम्र कैद हो गई और छोटा लड़का न जाने किस मजबूरी के सबब ना आ पाता था, जबकि अंधी आंखें इंतजार में खिली रहती थीं। इस वाकया के 7 बरस तक कुदसिया की आंखें दोनों बेटों के इंतजार में खिली रहीं और आखिरकार खिली आंखों से ही वो मौत की आगोश में चली गए। नसीर जब रहा और घर खाली हो चुका और उस पर ताला लगा था। ना माँ रही और ना बीवी रही थी। खुदा ऐसी बीवी किसी को ना दे और ऐसा गम भी किसी माँ को ना दिखाए। सच है, गुस्से की आंधी दिमाग के चिराग को बुझा देती है।